हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और मित्रों, आप सब लोग ठीक हो ना? चलिए कोई नहीं। मैं आज एक और टॉपिक आपके आपसे डिस्कस करता हूं, आरएस मुख्य परीक्षा का हायरार्की। और सिलेबस में एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स मतलब प्रिंसिपल्स है, जैसे हायरार्की है, यूनिटी ऑफ कमांड है, कोऑर्डिनेशन और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ये दो टॉपिक इस बार नए जोड़ दिए। डिलीगेशन है, इसी तरह से आपका स्पान ऑफ कंट्रोल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले पावर और लेजिटिमेसी था, वो अभी अभी उसको ठीक कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की तरफ चला जाता था। सुपरविजन है, तो ऐसे ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने एक क्लास पूरी जो है डिटेल क्लास लेता हूँ, लगभग सवा घंटे की। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपको यूट्यूब पे कि आपको 15 मिनट में लगभग इस टॉपिक के बेसिक्स को मैं समझा पाऊँ। तो आप बिल्कुल गौर से देखिए, एक एक शब्द को सुनिए। आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिटेल क्लास ली, वो लिखी हुई है। आपसे सिर्फ मैं बोल के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रेडी हैं? ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये जानना है कि प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम? सिद्धांत। और थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत। तो फिर दोनों ही सिद्धांत है, तो थ्योरी और प्रिंसिपल में बेसिक अंतर क्या है? तो दोस्तों, बेसिकली थ्योरी तो कारणता के सिद्धांत पर होती है। मतलब हर चीज ऐसा है तो ऐसा होगा, वो एक वैज्ञानिकता की कसौटी है। और हर थ्योरी के भीतर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि थ्योरी के भीतर का पार्ट प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स के लिए सही टर्म्स यूज की है बेसिकली लक्ष्मीकांत ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक में, कंसेप्ट्स। तो सही चीज तो मुझे भी लगता है कि इन्हें कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कंसेप्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहना ज्यादा उचित है। चलिए, हमारा टॉपिक तो है पद सोपान, हायरार्की। आज तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि पद सोपान क्या है। तो हम इसका अर्थ समझेंगे, इसके गुण दोष समझेंगे, इसके अलग अलग क्या वैकल्पिक रास्ते बताए हैं इनके दोषों को दूर करने को, वो समझेंगे। जो कि बेसिकली खूब अच्छे से मेरी पुस्तक जो है उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। और छोटे क्वेश्चंस के लिए ये टॉपिक बहुत शानदार है। तो पद सोपान क्या है? तो हम सरल शब्दों में तो कहते हैं कि भाई दो शब्दों से बना है, पद और सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, मतलब पदों की जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है उसे ही हम पद सोपान कह देते हैं। ये तो आप सरल सिंपल शब्दों में हम देख लेते हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ हो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हायर प्लस आर्चीज। आर्चीज कहते हैं धनुष को। हायर का मतलब ऊपर, मतलब ऊपर से जैसे धनुष का नियंत्रण रहता है नीचे की ओर। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वो पूरा नियंत्रण ऊपर से नीचे कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। लेकिन हमें टारगेट ओरिएंटेड बात करनी है कि हमें हायरार्की पे कॉपी में क्या मैटर जाए, वो कीवर्ड आपके पास होने चाहिए। वो क्या हो सकते हैं? तो देखिए, जब भी पद सोपान की बात करते हैं तो इस तरह की संरचना हमारे सामने आ जाती है। ये संरचना दिखने में त्रिभुजाकार दिखती है, लेकिन बेसिकली ये संरचना पिरामिडाकार होती है। पिरामिड कैसी होती है? जिसके चार फलक होते हैं, एक फलक, दो फलक, तीसरा फलक और नीचे चौथा फलक। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एक शब्द पता होना चाहिए जब भी आप पद सोपान के बारे में चर्चा करो। तो बताओ कि ये पिरामिड आकार संरचना होती है। तो एक शब्द काम का आ गया, इसको साइड में कर दो, एक कोने में रख लो। दूसरा ये होता है कि इसमें ये जो पद होते हैं इनमें डिवीजन ऑफ वर्क होते हैं, मतलब इनको इकाइयों इकाइयों में वर्गीकृत करके इनमें कार्य विभाजन कर देते हैं और फिर इनमें संबंध स्थापित करते हैं कि इसका इससे क्या संबंध होगा, उच्च स्तर देने संबंध स्थापित करते हैं। तो ये उसकी खास इंटरनल चीज है। एक चीज और भी आपको पता होना चाहिए कि अगर चाहे पद सोपान का क्वेश्चन आ जाए या स्केलर चेन आ जाए या स्केलर प्रोसेस आ जाए, सबका उत्तर एक ही होता है। क्यों? क्योंकि पद सोपान को ही हेनरी फ्योल ने क्या कहा? स्केलर चेन। और पद सोपान को ही मोने रेले ने क्या कहा? स्केलर प्रोसेज। तो चाहे स्केलर चेन हो चाहे स्केलर प्रोसेज हो, सभी का उत्तर एक ही होगा। तो पद सोपान पे हमारे पास जो शब्दावली आ गई है वो क्या क्या आ गई है कि एक पिरामिडाकार संरचना है जो कार्य विभाजन पर आधारित है, जिसमें उच्च अधीनस्थ संबंध होते हैं। तो ये मोटे तौर पर है, लेकिन इतना लिखने से मार्क्स
नहीं आएंगे, मतलब इतना लिख भी देंगे तो कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे फिर नंबर कब मिलेंगे? नंबर तब मिलते हैं जब हम ये लिखें कि ये जो हायरार्की हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कोई भी, वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है, और वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हम लिखें और बताएं तो फिर पद-सोपान के इस टॉपिक पे हमको नंबर मिलते हैं। अब आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा कि आपको अंक क्यों नहीं मिलते। तो पद-सोपान 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित रहते हैं, पद-सोपानिक व्यवस्था। ये 3 सिद्धांत क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसमें से पहला सिद्धांत है थ्रो प्रॉपर चैनल, प्रिंसिपल ऑफ थ्रो प्रॉपर चैनल, हिंदी में कहते हैं उचित माध्यम का सिद्धांत। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है नंबर 1, पहला मतलब होता है संचार संचार हर स्तर से होकर गुजरेगा। मतलब ये जो संगठन है उसमें संचार हर स्तर से होकर गुजरेगा। हम थोड़ा सा और दूसरी तरह, किसी भी स्तर का उल्लंघन नहीं होगा, मतलब हर स्तर से होकर गुजरेगा, किसी स्तर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो पदसोपानिक व्यवस्था में होती है वो होती है थ्रो प्रॉपर चैनल। तो आप जब भी पद सोपान लिखो तो थ्रो प्रॉपर चैनल लिखना कतई ना भूले, ये जरूरी है। फिर मैं आपको एक साथ आंसर भी लिखना बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये छोटी क्लास होती है, संक्षिप्त होती है, फास्ट होती है, तो मैं बहुत अच्छे से नहीं डिटेल क्लास में ऐप पे लेता हूँ। लेकिन ये मैं बस यूट्यूब पे मुझे ये पता लगा कि आप बहुत ज्यादा टिकते नहीं हो, तो उसमें कुछ कुछ क्लासेस का कमिटमेंट कर लिया, तो मैं वैसे ही एक शॉर्ट फॉर्म में उसको दे रहा हूँ आपको। डिटेल में लगभग ऐप पे लेता हूँ, लेकिन इससे एक आपको सहायता मिलती है, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उनको थोड़ी सहायता मदद मिल जाती है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ करस्पोंडेंस, और इसे कहते हैं तद अनुरूपता का सिद्धांत, या हम इसे कह सकते हैं संतुलन का सिद्धांत। क्या होता है? पदसोपानिक व्यवस्थाओं में इस सिद्धांत का मतलब यह है, मतलब इस सिद्धांत का ही मतलब है कि सत्ता के अनुपात में ही जिम्मेदारी होगी, मतलब जितनी सत्ता उतनी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं होता सत्ता ज्यादा हो जिम्मेदारी कम हो, क्यों? क्योंकि उससे व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाता है। जैसे अगर जिम्मेदारी 0 हो और सत्ता 100% हो, मान लीजिए, तो इससे तानाशाही व्यवस्था या निरंकुशता आ जाएगी। और अगर इसका उल्टा कर दें कि सत्ता 0 कर दें और जिम्मेदारी 100% कर दें, ये 100% कर दें, तो फिर ऐसी व्यवस्था अर्थहीन हो जाती है। एक खास बात है वो यह है कि पदसोपानिक व्यवस्था में सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच में एक समानुपात का संबंध होता है। ये दूसरा प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक ही उच्चस्थ से, एक ही सुपीरियर से आदेश प्राप्त रिसीव हो। अब ये थोड़ा सा ये टॉपिक चूंकि अलग से ही सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम डिटेल से वहां पढ़ेंगे। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में ये पता रहता है कि मुझे किससे आदेश प्राप्त होना है। इसको एक दूसरे रूप में भी कह देते हैं वन मैन वन बॉस। तो कुल मिलाकर के सारी बातों को हम एक साथ लाते हैं, जो चीजें बिखर गई है कि पद सोपान क्या है, तो आप कहिए भाई साहब शाब्दिक अर्थ तो अलग है, लेकिन इसको हेनरी फेयोल स्केलर चेन कहते हैं और इसे मोनो रेले स्केलर प्रोसेस कहते हैं। यह एक पिरामिडाकार व्यवस्था है। नंबर 1 पॉइंट, इसमें कार्य विभाजन किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, इसमें इसमें संगठन को इकाइयों और उप इकाइयों में वर्गीकृत करके उनमें उच्चस्थ अधीनस्थ संबंधी स्थापित किए जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है, या इसमें 3 सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं। नंबर 1, फिर आप डिटेल से लिख सकते हैं। छोटा पॉइंट ए पॉइंट, क्या पॉइंट बनाएंगे? पहला पॉइंट बनाएंगे कि थ्रो प्रॉपर चैनल, दूसरा पॉइंट बनाएंगे थ्योरी ऑफ करस्पोंडेंस, तीसरा पॉइंट बनाएंगे यूनिटी ऑफ कमांड। थोड़ा थोड़ा उनको जरूरत के अनुसार आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपके पास शब्द है तो एक्सप्लेन कर दो, शब्द नहीं है तो छोड़ दो। ऐसे करते हुए आपका 50 शब्दों का उत्तर बन जाएगा। लेकिन आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पदसोपान की किसी भी टॉपिक में तब तक नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आपको यह ना पता हो कि ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है।
इसीलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ, मेरी पुस्तक भी मैंने तो ख़ैर वो बोलती हुई लिखी है उसको, लेकिन फिर भी अ, आप जब तक कांसेप्ट को मतलब होता है ना उसका जिस्ट पकड़ लोगे, तो फिर बहुत चीज़ें ईज़ी हो जाएगी। जैसे अगर आपने इसका जिस्ट पकड़ लिया, ये 3 प्रिंसिपल पकड़ लिया, तो इसके गुण दोष को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब गुण दोष आपको ऐसे याद हो जाएँगे कि आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब बहुत ईज़ी है फिर उसके बाद में गुण और दोष। जैसे मैंने गुण और दोष कहीं वो वाली फ़ाइल गायब ही हो गई क्या? चलिए मैं वो डिलीट हो गई अभी। मैं वैसे ही बताता हूँ आपको गुण और दोष, ठीक है? लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं क्या पहले क्लास लिया हूँ, आपको उसके बाद में लिया हूँ, तो जस्ट यहाँ से चीज़ें थी। ओके, यहाँ से क्लास ओके। तो गुण और दोष मतलब अगर हम पदसोपान के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, तो इन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लाभ और हानि को, मेरिट्स और डिमेरिट्स को बिल्कुल एक-एक पॉइंट वाइज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर थ्रो प्रॉपर चैनल है। तो पहला है उचित माध्यम का सिद्धांत। तो उचित माध्यम का सिद्धांत का मतलब होता है कि संचार का स्पष्ट मार्ग है। संचार का स्पष्ट मार्ग है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फाइल व्यवस्था है, उस फाइल व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लीजिए। क्लियर? आप कहें दूसरा चीज़ लेके आए, संतुलन का सिद्धांत। जैसे था कि संतुलन का सिद्धांत कि सत्ता के अनुपात में जिम्मेदारी होगी, नहीं है? ऑथोरिटी के अनुपात में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इससे क्या होता है? इससे संगठन में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बेहतर रहता है। क्लियर? तीसरी चीज, आदेश की एकता। आदेश की एकता में पता रहता है कि किससे आदेश मिलेगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, संगठन में, पूरे संगठन में नियंत्रण और अनुशासन बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है। तीसरी चीज, पता है कि मेरे नीचे कितने सबॉर्डिनेट है, तो इससे क्या होता है, इससे संगठन में डिलीगेशन या प्रत्यायोजन बेहतर होता है। ये करना बहुत आसान होता है। और जब सत्ता को सौंपना आसान रहता है, तो संगठन में सेकंड लाइन, देखो ये चीजें तो ऐसे आ जानी चाहिए, धीरे धीरे पब्लिक हेड पढ़ते हैं। सेकंड लाइन लीडरशिप जो है डेवलप होना हो जाती है, और सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब ये आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरे आता ना, इससे ये निकाले, इससे ये निकाले, इससे ये निकालिए, ऐसे बहुत इजी है। बाकी ये निकालना आ गया तो पब्लिक एड में कुछ जरूरत ही नहीं है फिर याद करने की। तो ऐसे करते हुए ये आप बता देंगे। जैसे आप डिवीजन ऑफ वर्क है, कार्य विभाजन है, डिवीजन ऑफ वर्क है तो क्या हो जाएगा, संगठन में स्पेशलाइजेशन आएगा। संगठन में स्पेशलाइजेशन आएगा तो क्या होगा, नहीं है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, 3 आ जाएगी। मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता, एफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंसी ऐसे। तो इस तरह से संगठनों को ऐसे जोड़ना आना चाहिए। अच्छा, दोष ले लेते हैं। दोष में सबसे इंपॉर्टेंट जो दोष है वो है, ये शब्द तो आप कभी भी ना भूले इस टॉपिक में, ये भूल गए तो कुछ भी नंबर नहीं है। लाल फीता सही। लाल फीता सही इसका सबसे बड़ा दोष है। लाल फीता सही का मतलब क्या होता है, आपने सरकारी फाइलों पे सुना होगा ना कि वो लाल फीता हो जाता है तो काम ही नहीं होता। लाल फीता सही का मतलब होता है अननेसेसरी डिले ऑफ वर्क। और वो क्यों पैदा होता है, थ्रो प्रॉपर चैनल के कारण। जब संगठन में ये जो पूरा का पूरा आप चिपके रहते हो इस व्यवस्था से, इस व्यवस्था से कि मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हर स्तर से होके गुजरेगा, तो वो फाइल इधर से जाएगी, तो फिर यही होगा। तो लाल फीता सा एक मुहावरा बन गया, और ये पद सोपानिक व्यवस्था की सबसे बड़ा दोष है ये। और क्या दोष हो सकता है, और फिर कई चीजें हो सकती है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टीम स्पिरिट नहीं रहती। टीम स्पिरिट नहीं है इसमें, नो 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 नो। कैसे, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन बन जाता है, पूरा ही संगठन बिखर जाता है, मैं बॉस हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं ये हूँ। तो जो आप फिर नंबर लाने के लिए फिर टीम स्पिरिट को हेनरी फ्योल के टीम स्पिरिट से जोड़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उस तक अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये नहीं होगी, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फॉर्मलिज्म पे बल दिया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा औपचारिकरण हो गया, मशीनीकरण हो गया, यांत्रिकरण हो गया। मतलब केवल फॉर्मल रिलेशन ही है यहाँ पे, इनफॉर्मल रिलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है।
मानवीय तत्व की कोई जगह नहीं है। और आगे चल के फिर हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे, एल्टन वेव, जो मानवीय संबंधों की बात करता है, तो वो नहीं है, तो वो एक दोष है। चौथा है कि देखिए, जो लोगों के भीतर क्रिएटिविटी है, जो काम बता दिया वही करना, आप अपने मन से नहीं करोगे, तो लोगों की पहल क्षमता या जो इनिशिएटिव कैपेसिटी है उसका यूज नहीं हो पाता है, वो भी इसका एक दोष है। इसी तरह से फिर आप और कुछ चीजें जोड़ सकते हो, तो क्या, संगठन में बिखराव हो जाता है, अलगाववादी प्रवृत्तियां, पृथकतावादी ताकतें जन्म ले लेती है, तो ये सारी चीजें इसके दोष है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे आपको हायरार्की के मेरिट्स डिमेरिट्स पूछे, तो वहां पे आप पहले तो कंसेप्ट पता होना जरूरी है, और कंसेप्ट पता होने के बाद आप उनसे चीजें जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये तो एक प्रैक्टिस के बाद में आएगी। तो आप इतने बढ़िया परफेक्शन आ जाए, मैं तो भगवान से प्रार्थना ही करता हूँ कि आ ही जाए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि वो प्लान बी रखिए कि आ जाएगा। प्लान ए है कि 5-5 पॉइंट जैसे मैंने आपको बता दिया कीवर्ड्स के तौर पर, वो तैयार करके एक छोटे नोट्स के तौर पर रखिए, और जरूरत पड़ने पे जैसे उनकी जरूरत हो वैसे उनको एलोबरेट करके लिख दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं पद्मसोपान में कि ये जो लाल फीताशाही है, पद्मसोपान का जो दोष है, रेडिटिविज्म, उसको दूर करने का कोई मैकेनिज्म दिया है कि किसी ने? तो उस पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार, वो है गैंग प्लांग क्या है। और ये कई बार जो पुराना आरएस का मेथड था उसमें पूछते हैं। तो गैंग प्लांग क्या है? तो ये एक मेथड बताया हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, नहीं है, 1929 में। इसमें वो एक प्रिंसिपल देते हैं कि देखिए, मैं एक अलग थ्योरी देता हूं कि ये जो पदसोपानिक संगठन है ना, उसमें दो समान स्तर के कार्मिक, ध्यान देना, दो समान स्तर के कार्मिक, इसमें एक शब्द भी इधर उधर लिख दिया तो नंबर नहीं आएंगे। 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, फिर मेरी पुस्तक पढ़ना, फिर आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप इसे, मतलब होता कंसंट्रेशन के साथ समझो, अदरवाइज गलत कर दोगे। तो दो समान स्तर के कार्मिक, ये दो समान स्तर के कार्मिक, जिसे कोई भी डी और एस अपने निकटतम उच्चस्थ को सूचित करते हुए, क्रम से सी और आर को सूचित करते हुए आपस में समानांतर संचार कर सकते हैं। मतलब समान स्तर का होना चाहिए, डी और एस ही हो सकता है, डी और क्यू नहीं हो सकता, डी और पी नहीं हो सकता, डी और ए नहीं हो सकता। दो समान स्तर के, इन्होंने जो बताया तो वही बात बतानी है। दो समान स्तर के कार्मिक, कार्मिक शब्द लेते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है, अपने निकटतम उच्चस्थ को सूचित करते हुए संचार कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे तो हेनरी फ्योल कहता है कि पद्मसोपान की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो बरकरार रह जाएगा, और रेयर टेपिज्म फू हवा हवाई हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी। क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन कर लिया तो ये पूरे स्तरों से होकर के गुजरना नहीं पड़ेगा। और आप कहोगे कि गुण कैसे मेंटेन रहा? गुण ऐसे मेंटेन रहा, अपने निकटतम उच्चस्थ को सूचित करेगा, तो ये सी को करेगा, ये आर को करेगा, आर बी को कर देगा, नहीं है, सी बी को कर देगा, आर क्यू को कर देगा, ये ऊपर कर देगा, तो पूरा ये जो संगठन ऊपर का है ये सूचित हो जाएगा। तो इसका गुण बना रहने का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड जो है टॉप लेवल का, वो बना रहता है, जिससे कंट्रोल रहता है। एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि इसमें एक और तरीका बताया गया है, वो है लेवल जंपिंग। ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस फर्क ये है लेवल जंपिंग और गैंग प्लांग में कि इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये नहीं। वर्टिकल दो अलग अलग स्तरों के अपने निकटतम उच्चस्थ को सूचित करते हुए कर सकते हैं। ये किसी ने दिया नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है, सोचा गया है। तो गैंग प्लांग और लेवल जंपिंग, ये दो तरीके जो है आपके पदसोपान के, मतलब विकल्प बताए हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई, ये जो पदसोपानिक संगठन या संरचना है, इसका कोई विकल्प अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ क्या? तो फिर उसमें दो जवाब हैं। देखिए, दो विकल्प डेवलप हुए हैं, एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक विशिष्ट समय के लिए कोई परियोजना शुरू होती है, उसके पास खुद के पास कर्मचारी नहीं होते, वो अलग अलग विभागों से कर्मचारी लेते हैं, और एक निश्चित समय तक ये यहीं पे रह के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये काम करते हैं तो यहाँ कोई हायरार्की नहीं होती, मतलब ये एक टीम के तौर पर काम करते हैं और अस्थायी होते हैं, और जैसे ही उस उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं वापस अपने मूल संगठन चले जाते हैं।
तो ये एक विकल्प है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही मॉडिफाइड रूप है, जिसका तात्पर्य क्या है, जिसमें ये संगठन जो परियोजना में काम कर रहे हैं ये लोग, ये अपने मूल संगठन में भी उसी समय काम कर रहे होते हैं। ध्यान देना, परियोजना में काम करते समय ही अपने मूल संगठन में भी काम कर रहे होते हैं। जिससे क्या होता है, जब ये मूल संगठन में ये दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ तो ये बराबर के हैं, मतलब कोई हायरार्की नहीं है इनके बीच में यहाँ तो, लेकिन यहां जब काम कर रहे हैं तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट, तू मेरा बॉस है मैं तेरा सबॉर्डिनेट हूं। तो इनके भीतर संचार कैसे हो रहा है, जब अपने मूल संगठन में काम करते हैं तो इनके भीतर संचार ऐसे चलेगा, और जब ये परियोजना में काम करेंगे तो इनके भीतर संचार ऐसे चलेगा। तो एक तरह से पंखे की तरह, मतलब प्रोजेक्ट में वो पंखे की तरह चल रहा है नीचे हॉरिजॉन्टल, और मूल संगठन में वो वर्टिकल चल रहा है, इसलिए इनको फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं, पंखाकृत संगठन भी कह देते हैं, और ये भी एक विकल्प है। तो इस तरह से आपको कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे पद सोपान क्या है, पद सोपान के गुण क्या है, पद सोपान के दोष क्या है, थ्रो प्रॉपर चैनल्स का प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी ऑफ करस्पोंडेंस क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड तो खैर अलग से ही पूछ लेंगे, पद सोपान के जो दोष है लाल फीताशाही उनको दूर करने के उपाय क्या है, गैंग प्लांग क्या है, और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सारे क्वेश्चंस 50-50 शब्दों में आ सकते हैं, लेकिन जरूरी चीज है वो है आपको कंसेप्ट आना, बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल पकड़ लेना, उनकी समझ विकसित होना। तो मैंने कोशिश की है थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताने के पूरे प्रयास में, कि आपका यूट्यूब पे आप छोड़ के ना जाएं, लास्ट तक बने रहे, फायदा उठाएं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसे बता रहा हूँ, अदरवाइज धीरे धीरे मैं इसको डिफाइन करता हूँ क्लास में। और ये है हायरार्की। तो फिर भी मुझे लगता है काफी समय लग गया होगा। अगर आप मान लीजिए इस पूरे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सीबी कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और सीबी कैंपस ऐप को डाउनलोड करके और आप नीचे इस स्क्रीन पे चले रहे नंबर, उन पे आप संपर्क कर लीजिए। कोई दिक्कत है, मुझसे कोई कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर मैं सबको देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ, लेकिन कॉल ना करें। 9887898181। केवल आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, फिर क्या होगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि इतनी बजे हम बात करेंगे, उतनी बजे आप कॉल कर लीजिए, हम बात करेंगे फ्री होकर। तो मैं उस समय फ्री रहता हूँ। ठीक है, तो आज एक टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आप देखिए, 2 बार देखिए, नीचे कमेंट जरूर लिखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये वाला, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स में करवाऊंगा कि ये वाला टॉपिक्स और करवा दीजिए, तो वो भी करवाते हैं। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।